नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टोबैको मोज़ेक विषाणु, टीएमवी, है ना। और हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है जैविक वर्गीकरण। इसमें हमने बहुत सारी वीडियो क्लियर कर रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है एकदम सिंपल टॉपिक है, टोबैको मोज़ेक विषाणु क्या है। इसके जस्ट पीछे मैंने आपको बताया था विषाणु के बारे में, विषाणु क्या है, विषाणु की कुछ संरचनाएँ बताया था, है ना। तो ये सब जानने के लिए आपको पिछले वीडियो में जाना ज़रूरी है कि अभी जो नाम लूँगा मैं आपको एकदम नया-नया सा लगेगा। जैसे कि मैं विषाणु के बारे में बताया था, विषाणु, है ना। क्या बताया था मैंने? विषाणु। अच्छा, एक ये टीएमवी है, ये आपका बेसिक फर्स्ट ईयर के लिए यूज़फुल है और 11वीं के लिए तो है ही, है ना। तो विषाणु ये क्या है? विषाणु के जो प्रोटीन भाग है ना, आप तो जानते हो विषाणु प्रोटीन से ही बना होता है लगभग, है ना। तो प्रोटीन भाग और यहाँ पर कुछ अनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं ना। तो विषाणु का जो प्रोटीन भाग है, उस प्रोटीन भाग को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड मतलब ये विषाणु है तो इसका पूरा का पूरा लगभग भाग किसमें, पूरा पूरा नहीं होता है लेकिन पूरा अधिकतर भाग, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। तो उस प्रोटीन वाले भाग के पूरे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप्सिड, है ना। अब ये कैप्सिड बोलेंगे। अब कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से बना होगा। देखिए ये कैप्सिड हो गया, ये कैप्सिड हो गया, ठीक है। अब कैप्सिड फिर छोटी छोटी इकाइयों से बना होगा, तो उस छोटी छोटी इकाई को क्या बोलेंगे हम लोग? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, मैंने बोला था कि ये सब नाम नया नया लगेगा आपको, ठीक है। विषाणु है, विषाणु का प्रोटीन भाग है, उस प्रोटीन भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे, ठीक है। और कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से बना रहेगा, उस इकाई को क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर कहेंगे। और फिर कैप्सोमियर छोटी छोटी उप इकाइयों से बना होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमर। क्या बोलेंगे? मोनोमर, ठीक है। तो ये आपको पहले याद होना चाहिए विषाणु क्या है। मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर मिलकर क्या बनाएगा आपका? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर बहुत सारे हो गए तो कैप्सिड बनेंगे। और यही कैप्सिड वाला कौन सा भाग है? प्रोटीन भाग। किसका? विषाणु का। मतलब पूरा पूरा जो शरीर वाला भाग हो गया है उसका कैप्सिड है। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो सबसे पहले पॉइंट में चलते हैं, टीएमवी मोज़ेक विषाणु की संरचना का पहला पॉइंट कि यह राठ के आकार का होता है। ये देखिए यहाँ पर राठ का बहुत लंबा होता है, ठीक है, राठ के आकार का होता है। इसका कैप्सिड, इनका जो कैप्सिड है ना, ठीक है, मतलब पूरा शरीर को बोला जा रहा है यहाँ से, प्रोटीन वाले भाग को ना। किसको छोड़कर बोला मैंने? विषाणु में जो आरएनए वाले, सॉरी जो आरएनए नहीं बोल सकते इसमें, विषाणु में क्या होता है, अधिकतर हम लोग बात करते हैं तो आरएनए की बात करते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको, कुछ विषाणु प्रकार है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए तो पाया जाता है, साथ ही साथ कुछ में डीएनए भी पाया जाता है। आपको अब सुनने में दिक्कत हो, कई जने क्या बोलेंगे कि डीएनए जो बोल रहे हो वो गलत होगा। नहीं है, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो आरएनए वाला विषाणु भी होते हैं और डीएनए वाला भी विषाणु होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका मुख्य रूप से क्या पाएगा? आपका आरएनए विषाणु, ठीक है। तो उस न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर, जो आरएनए है, डीएनए है, ये न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। तो उसको छोड़कर बाकी सब भाग वहाँ प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो उसी प्रोटीन भाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंदर के भाग को नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अंदर बाहर के भाग को बोल रहा हूँ, वो कैप्सिड है उसका, ठीक है। तो इसका कैप्सिड लगभग 2130 उप इकाइयों का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने क्या बताया कि प्रोटीन है, प्रोटीन के को हम लोग प्रोटीन वाले भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? कैप्सिड। और कैप्सिड क्या है? लगभग 2130 उप इकाइयों का क्या होता है? बना हुआ होता है, ठीक है। प्रत्येक उप इकाइयाँ 158 अमीनो अम्लों का बना होता है। अब देखिए ध्यान से, है ना। मतलब इसका जो उप इकाई है, कैप्सिड का उप इकाई कौन है? कैप्सोमियर है। कैप्सोमियर का उप इकाई कौन है? मोनोमर है, ठीक है। तो कैप्सिड बना रहेगा कैप्सोमियर से, कैप्सोमियर बना रहेगा मोनोमर से, ठीक है। और मुख्य पॉइंट कौन है? कैप्सिड। ये तो कैप्सिड है। अब क्या होता है इस कैप्सिड का, इसका कैप्सिड लगभग 2130 उप इकाइयों का बना होता है लगभग। मतलब इसमें हमारे पास जो कैप्सोमियर उसकी संख्या का कितना है? 2130 उप इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ थोड़ा से, ये लीजिए ऐसा बना दीजिए। पुस्तक में आपको और देखेंगे और लास्ट में आपको ये भी दिखा दूंगा, है ना। और ये वाला भाग नहीं है ना, ये वाला भाग को छोड़ना है। ये वाला भाग कौन सा भाग है, इसको आपको पहला पता होना चाहिए। ये वाला जो भाग है, ये आपका आरएनए हेलिक्स है, ठीक है, ऐसा, है ना। तो इस तरह से बनाइएगा। ओके। तो इसका कैप्सिड लगभग ये सब कितना है? लगभग कितना, हमको पता नहीं कितना है तो ठीक है, आप देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, 2130। समझ आया?
तो इस तरह से आप बनाएंगे, पुस्तक में देखकर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कैप्सिड लगभग 2130 उप इकाइयों का बना होता है, मतलब 2130 उप इकाइयों का बना होता है। प्रत्येक उप इकाइयाँ 158 अमीनो अम्ल का बना होता है, मतलब ये उप इकाई देख लेते हैं। अब इस एक उप इकाई लेते हैं, ये पूरा कैप्सिड है, जो कैप्सिड है वो कितना 2130 उप इकाइयों का बना होता है, ठीक है। और उनका एक उप इकाई को लेंगे तो वो एक उप इकाई वो कितने, वो लगभग 158 अमीनो अम्ल का बना होता है, ठीक है। और इसका प्रत्येक कैप्सोमियर 129 वलय में, कितने वलय में, 129 वलय में व्यवस्थित रहते हैं, मतलब ये कितने बार घुमा हुआ रहता है, 129 बार घुमा हुआ रहता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि यहाँ राट के आकार का होता है। इसका कैप्सिड, इसका जो कैप्सिड है, छोटे छोटे कैप्सिड दिख रहे हैं ना, ठीक है, सब क्या है, कैप्सिड है। सॉरी कैप्सिड नहीं, ये पूरा का पूरा भाग कैप्सिड है, ठीक है। और इनका जो कैप्सिड है वो लगभग 2130 उप इकाइयों का बनाता है, मतलब ये सब क्या है, उप इकाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर, कैप्सोमियर है ये, ठीक है, ना कि कैप्सिड। कैप्सिड पूरे प्रोटीन भाग को बोलेंगे, ठीक है। और एक भाग को हम लोग बोलेंगे कैप्सोमियर, क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर, ठीक है। तो कैप्सिड लगभग 2130 उप इकाइयों का बना होता है। प्रत्येक उप इकाई, अब ये सब उप इकाई में से किसी एक उप इकाई को लेंगे, ठीक है, तो वो उप इकाई है उसमें 158 अमीनो अम्ल होते हैं, अर्थात सभी में ना, एक इसमें भी सब में 158 अमीनो अम्ल होते हैं ना, ठीक है। प्रत्येक उप इकाई में, क्लियर हो रहा है, एक सभी उप इकाई को नहीं बोल रहा है, प्रत्येक मतलब एक एक उप इकाई में, ठीक है। प्रत्येक उप इकाई में कितने, 158, ठीक है। प्रत्येक उप इकाई में 158 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, या प्रत्येक उप इकाई वो 158 अमीनो अम्ल का बना होता है। इसका प्रत्येक कैप्सोमियर, ये जो प्रत्येक कैप्सोमियर है, ठीक है, वह 129 वलय में व्यवस्थित रहता है। 129 वलय में, वलय मतलब ऐसा होता है रिंग, ऐसे ऐसे घिरा हुआ रहता है पूरा। ये बीच में जो आरएनए है ना, इसको घेर के रखा हुआ रहता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, इसका न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए या डीएनए, ठीक है। तो अब अधिकतर बताया मैंने आरएनए के बारे में बात होगी करके। तो इसका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए प्रकार का होता है ना, जो 4800 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसकी जानकारी तो आपको नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। बता दूं कि नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, नाम सुने होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। तो ये सब क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक है। यूरेसिल का यूज़ ना किस में होता है, आरएनए में होता है, ठीक है। किस में नहीं होता है, डीएनए में नहीं होता है, ठीक है, ओके। अब बातें करते हैं हम लोग कि ये नाइट्रोजनी क्षारक है वो क्या बनाते होंगे। ये बनाते हैं आपका न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसाइड जब आपस में बहुत सारे मिलते हैं तब क्या बनाता है, वो न्यूक्लियोटाइड, क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब मैंने इसको अभी नॉर्मल जानकारी दे रखी है आपको। जब आप 12वीं में जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आपको समझ आएगा। अभी केवल इतना समझिए कि नाइट्रोजनी क्षारक होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। तो देखिए ये निश्चित क्रम में बनता है ना, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे फटाक से लिख दिया हूँ ना, एक निश्चित क्रम में बनाता है ये सब, है ना। तो ये न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल मतलब कौन है, आरएनए है। वहाँ आरएनए के प्रकार का होता है जो कि 4800 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट चलते हैं, कैप्सोमियर के अंतिम छोर से, कैप्सोमियर के अंतिम छोर से हेलिक्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है ना। ये कैप्सोमियर है, ठीक है। तो इसकी लास्ट दूरी ये हो गया, लास्ट दूरी ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कौन है, आरएनए है, यहाँ पर कौन है, आरएनए है। तो कैप्सोमियर के अंतिम छोर से हेलिक्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होता है। लगभग कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, क्लियर है। एंगस्ट्रॉम मतलब समझते हैं ना, 20 एंगस्ट्रॉम, है ना। चौथा, टोबैको मैजिक विषाणु न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बना होता है। ये तो हमने बता दिया, ये न्यूक्लिक अम्ल कौन है, आरएनए है, और प्रोटीन वाला भाग ये क्या है आपका, कैप्सिड कहलाता है। तो टोबैको मैजिक विषाणु न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बना होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल
5.6% तथा प्रोटीन से 94.4% पाता है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा आपका प्रोटीन और बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाएगा न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए या डीएनए, ठीक है ना, आपको बताया था ना शुरू में, है ना। तो ये प्रोटीन है, तो इसको पूरा लिख लेना है, आपको समझ जाना है, क्लियर है कि टोबैको मोजेक विषाणु इसका न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है और जो न्यूक्लिक अम्ल उसकी मात्रा 5 से 6% होती है और बाकी सब भाग क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्लियर है। पांचवा बात चलते हैं अब, है ना। प्रत्येक टोबैको विषाणु वायरस के आरएनए के हेलिक्स मतलब ये मुड़ा हुआ उसको भाग को बोलते हैं हम लोग हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स पढ़े हैं ना आप लोग, डीएनए हेलिक्स पढ़े हैं ना, डीएनए का हेलिक्स बोलते हैं इसको, 2 हेलिक्स एक हेलिक्स, यहाँ पर ये सिंगल हेलिक्स है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है, ये डबल हेलिक्स होता है डीएनए में, ठीक है। तो प्रत्येक टोबैको मोजेक वायरस के आरएनए के हेलिक्स का केंद्रीय वलय व्यास, केंद्रीय वलय का जो व्यास किसको बोलते हैं, ये जो वृत्त है उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को व्यास बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक के बोलेंगे क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो व्यास के बारे में बोलते हैं, मतलब यहाँ बीच का जो भाग है अंदर में, है ना, उसको बोला जा रहा है। तो प्रत्येक टोबैको विषाणु वायरस के आरएनए के हेलिक्स का केंद्रीय वलय का व्यास 80 एंगस्ट्रॉम होता है ना, 80 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरह 5 पॉइंट लिखेंगे किसमें, टोबैको मोजेक विषाणु में, है ना, जो कि एकदम सिंपल सी है। और आगे हम लोग चलते हैं, आगे जो आपको बुक में मिलेगा आपको जीवाणु भोजी की संरचना। जीवाणु भोजी मतलब क्या है, अपना वायरस को ही, विषाणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। मतलब जीवाणु का भक्षण करने वाला, तो उसके विषाणु को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवाणु भोजी, क्या बोलेंगे, जीवाणु भोजी, या बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो वो सब आप छोड़ दीजिएगा, है ना। सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं आगे कि विषाणु का आर्थिक महत्व। विषाणु का आर्थिक महत्व मैं 2 ही बताऊंगा, 1-2, ठीक है, बाकी आप बुक से निकालेंगे, है ना, कम से कम 4 निकालेंगे। तो एक आर्थिक महत्व क्या है, विषाणु विकास के प्रमाण के रूप में निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये तो मैंने शुरू में बता रखी है आपको, है ना, इसके पिछले वीडियो में। बैक्टीरियोफेज का उपयोग, ये जीवाणु भोजी है ना, ठीक है, ये क्या है आपका जीवाणु भोजी, जीवाणु नहीं है, सॉरी विषाणु है। बैक्टीरियोफेज मतलब क्या है आपका, विषाणु है, जीवाणु बोल दिया था मैं, विषाणु है, आपको बताया ना। जीवाणु भोजी मतलब यही क्या है आपका, विषाणु है, ठीक है, ओके। तो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज का उपयोग जीवाणुओं के प्रभेद की पहचान करने के लिए भी किया जाता है। ये क्या है, विषाणु का क्या है, आर्थिक महत्व है। इस तरह से कई बार तीसरा में क्या होता है, वाहक कार्य भी करता है विषाणु, आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वाहक कार्य करते कैसे करते हैं। तो इस तरह से विषाणु का आर्थिक महत्व क्लियर हो गया। आगे का जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा वायराइड्स, जिस टॉपिक को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इस अध्याय का लास्ट टॉपिक आता है आपका प्रियान, ठीक है, प्रियान क्या है देखते हैं। आगे का पॉइंट आता है प्रियान, ये प्रियान है क्या, है ना। तो पॉइंट बात करते हैं, ये भी विषाणु की तरह ही एक क्या है, कारक है, जो कि क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो प्रियान की खोज प्रुशिनर ने किया था, वैज्ञानिक का नाम था प्रुशिनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रियान एक उच्च प्रतिरोधी ग्लाइकोप्रोटीन से बना कण है। उच्च प्रतिरोधी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये आसानी से मृत नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रियान एक उच्च प्रतिरोधी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्रोटीन का नाम है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, जो कि एक प्रबल संक्रामक रोग कारक है, ये रोग उत्पन्न करता है, क्लियर है ना। तो इसका निर्माण कहाँ से हो उसको देखिए, जिन PRNP मतलब होता है, PRN का मतलब होता है प्रियान, ठीक है, प्रियान, और P मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। तो PRN, इसको PR बस बोलते हैं, PRP, लेकिन यहाँ पर PRNP लिया है तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो प्रियान प्रोटीन में, ये पूरक भाग का नाम लिखा मैंने, PRN मतलब प्रियान और P मतलब प्रोटीन। तो जिन PRNP या प्रियान प्रोटीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप प्रियान की उत्पत्ति हुई है, मतलब जो प्रियान है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, PRP प्रियान प्रोटीन से हुआ है, ठीक है। प्रियान केवल प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ओके, किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन से। इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाए जाते, मतलब ये RNA DNA वगैरह नहीं पाए जाते हैं, मतलब पूरा प्रोटीन बस का ही बना हुआ रहता है, ठीक है। प्रियान का निर्माण करने वाले प्रोटीन PRP, यहाँ पर PRP लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रियान का निर्माण करने वाले प्रोटीन PRP प्रोटीन कहलाते हैं। ये प्रोटीन लगभग 250 अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं, लगभग ना, ठीक है, 250 अमीनो अम्ल के से निर्मित होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्रियान, क्या बोलते हैं, प्रियान, ठीक है। किसी बच्चा का नाम लेंगे, ऐसा लग रहा है ना, प्रियान,
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। प्रियान तंत्रिका तंत्र को संक्रमित कर उसे नष्ट कर देता है। जब ये प्रियान नामक जो जीव है, जीव नहीं कह सकते इसको, ठीक है, ये एक प्रकार से कारक है। ये कारक है वो तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्लियर है। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ लास्ट में कि हमारे पास मोनोरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, फंजाई जगत है, एनिमिलिया जगत है, प्लांटिया, ये सब जगत है। उन सभी जगत में लाइकेंस, वायरस, वायराइड और विषप्रियान, इन सबको क्या नहीं मिला है, जगह नहीं मिला है। बात समझते हैं, क्योंकि वायरस वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। लाइकेन है वो शैवाल और कवक से बना है, तो शैवाल तो आपका प्रकाश संश्लेषण करता है, कवक प्रकाश संश्लेषण, इसलिए इसको किसी जगह में नहीं रखा गया है। वायराइट को भी नहीं रखा गया है, सॉरी वायरस को भी नहीं रखा गया है। वायराइट इसके जस्ट पीछे वायराइट था, उसको भी नहीं रखा गया है। और प्रियान है उसको भी तो नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रोटीन बस का बना था, इसमें RNA DNA है ही नहीं। तो इन चारों को ना किसी भी जगत में नहीं रखा गया। ये क्या है, 5 जगत वर्गीकरण के क्या है, अपवाद है। ठीक है, ढूंढेंगे तो बता देंगे आप लोगों को भी कौन सी जगह में रखना है करके। ठीक है, तो इस तरह से ये अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये भी पार्ट है तो 2 अध्याय ही था, लेकिन आगे पढ़ेंगे वो अध्याय 2 का ही फर्स्ट पार्ट, एक जगत मोनेरा, उस मोनेरा जगत से होते हुए जाएंगे, 5 जगत को क्लियर करेंगे।